प्रिय विद्यार्थियों, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बाद जो महत्वपूर्ण है भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास के क्रम में, वो महत्वपूर्ण है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसका महत्व अधिक हो जाता है। देखिए, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से 1909 के भारत शासन अधिनियम में मार्ले और मिंटो, मार्ले थे लंदन में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो थे उस वक्त भारत में वायसरॉय। इसी प्रकार 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू यहां पर है भारत के राज्य सचिव। ये ध्यान रखेंगे, लंदन में भारत के राज्य सचिव है और चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1919 के भारत शासन अधिनियम की केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। ध्यान रखेंगे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। एक राज्य परिषद, ध्यान रखेंगे, राज्य परिषद, और एक केंद्रीय विधानसभा। ये ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद का में 1919 में 60 सदस्यों की संख्या रखी गई, 60। ये ध्यान रखेंगे, और केंद्रीय विधानसभा में रखी गई 144। अब इनमें से 60 में से राज्य परिषद में 34 निर्वाचित होते थे और केंद्रीय विधानसभा में 144 में से 104 निर्वाचित होते थे। और इनका कार्यकाल भी निर्धारित किया गया। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का निर्धारित किया गया। और एक प्रकार से द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। सवाल पूछा जाएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना या द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सबसे बड़ा बदलाव ये था। आगे, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध से हम समझेंगे, देखिए 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रांतों में द्वैध शासन शुरू होता है, की शुरुआत होती है, और ये 1935 में जाके भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाए। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हो रही है? 1919 में हो रही है, और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो रहा है 1935 में। तो शुरुआत और अंत दोनों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन से क्या मतलब था? देखिए, इसमें 2 प्रकार के विषय निर्धारित किए गए थे। इन विषयों के आधार पर इसको द्वैध शासन कहा गया। एक तो आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। ये ध्यान रखेंगे। अब आरक्षित विषय, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को था। और हस्तांतरित विषयों पर जो विधान परिषद हुआ करती थी, उनके जो मंत्री हैं उनको अधिकार था कि वो हस्तांतरित विषयों पर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ये मूलभूत अंतर था इन दोनों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन इस प्रकार से था। 2 विषय, आरक्षित और हस्तांतरित प्रकार के विषय थे। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा भारत सचिव को कैग की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यानी कैग की नियुक्ति कर सकता था भारत सचिव। कैग क्या था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये महत्वपूर्ण है। और अगर वर्तमान की हम बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 फर्स्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात, कैग की बात हो रखी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति
भारत सचिव को अनुमति दी गई कि वो कर सकता है। अगला, इसी अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह भी बात की गई कि सिविल सेवाओं में चयन के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और इस प्रकार लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1926 में। और ये कैसे किया गया? इसके लिए एक ली आयोग बनाया गया, ध्यान रखेंगे, ली आयोग बनाया गया 1923-24 में और इस ली आयोग की संस्तुति पर 1926 में कौन गठित हो गया है? लोक सेवा आयोग, जो वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, संघ लोक सेवा आयोग। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है 1926 में। ये भी महत्वपूर्ण, किसकी संस्तुति पर? ली आयोग 1923-24 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दी, उसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। एक महत्वपूर्ण बात, 1919 के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। आपको एक सवाल का आंसर देना है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, क्योंकि महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था पहले। तो किस देश में सबसे पहले दिया गया, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। महत्वपूर्ण बात, आप जानते हैं 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुस्लिम सदस्य यानी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम मतदाताओं से किए जाने का प्रोविज़न किया गया था। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो था। अब ये एक कदम आगे बढ़ जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को और व्यापक किया गया। किसके लिए? सिखों के लिए। ये ध्यान रखेंगे, सिख समुदाय के लोग, भारतीय जो ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन है और जो यूरोपीय हैं, अर्थात सिखों का निर्वाचन सिर्फ सिख ही वोट करेंगे। इसी प्रकार ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए जो भारत में है, निर्वाचन कौन करेगा? उसी कम्युनिटी के सदस्य अपने सदस्यों का, उसी कम्युनिटी के लोग अपने सदस्यों को मतदान करेंगे और निर्वाचित करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये दोनों के दोनों सांप्रदायिक निर्वाचन की दिशा में है। और पीछे क्या कारण है मूलभूत आप जानते हैं। इस कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी घटनाक्रम हो रहा था, अंग्रेज उसे अपने पक्ष में करने के लिए हर एक वो चाल चल रहे थे और ये सांप्रदायिक निर्वाचन उसी की एक तरीके से कड़ी है। आप देखिए आगे, इसके द्वारा 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। अब इस वैधानिक आयोग का काम क्या था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जांच करना और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जांच किसकी? जो कार्य है, जो भी खर्च हैं, जो भी आय हैं, जो भी व्यय हैं, इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, और 10 वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इम्पोर्टेंट बात यह है, अगली जो इम्पोर्टेंट है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जहां एक तरफ सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब भारतीयों का ब्रिटिश शासन में हस्तक्षेप भी बढ़ गया है या उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है। कैसे? कि जो 6 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में होते थे, उनमें से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य था। ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो एक संतुलन, अंग्रेज भी संतुलन बना रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें। जहां एक तरफ वो अपने अनुरूप शासन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय लोगों को भी विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके शासन को कोई चुनौती ना मिले। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण क्या है? महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार मिला, सांप्रदायिक निर्वाचन अब कहाँ एक्सटेंड कर दिया है, कहाँ तक
बढ़ा दिया है। सिख समुदाय, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाए, तो 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्ष में रिपोर्ट देगा। और 6 सदस्यों में से 3 भारत का होना जरूरी है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में। भारत के राज्य सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो एक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। साथ ही साथ पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के गठन की इसमें बात प्रावधान किया गया, और जिसके तहत 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया सिविल सेवा सेवकों की नियुक्ति के लिए, के चयन के लिए, और ली आयोग के संस्तुति पर यह गठन किया गया। साथ ही साथ प्रांतों में द्वैत शासन इसी अधिनियम के द्वारा लाया गया। और अंत कब हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसमें 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। इसी प्रकार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। एक थी राज्य परिषद जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का था, सदस्य थे 60, और केंद्रीय विधानसभा जिसका कार्यकाल था 3 वर्ष और सदस्य थे 144। ये उसी प्रकार के द्विसदनात्मक विधायिका जो आज राज्यसभा और लोकसभा है। ये विकास हो रहा है भारत के आज़ाद होने के बाद। जो वर्तमान की लोकसभा राज्यसभा है उसकी कड़ियां हैं।